टॉपिक है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होती है, कैबिनेट क्या होती है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। वहीं दूसरी ओर लेजिस्लेचर में यूनियन स्टेट आते हैं, और लेजिस्लेचर में ये एमपी जितने भी होते हैं वो लेजिस्लेचर में आते हैं। और एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर यूनियन और स्टेट होती है, जिसमें से कि हम पढ़ने जा रहे हैं यूनियन का एक पार्ट सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 74 के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये है हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। और इसको इस सर्कल से आप समझ सकते हैं कि कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप इस वाइट कलर के बॉक्स में अगर देखेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये बताता है, यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका वर्णन, जिसको बताया जाता है आर्टिकल 74 में, इसको येलो वाइट कलर में आप देख सकते हैं, जिसमें जो सबसे सुप्रीम होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर आते हैं कैबिनेट, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। इसके बीच में एक और महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो पर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर के बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जो पोस्ट मिलती है वो आर्टिकल 75 के तहत मिलती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है आर्टिकल 74 के जरिए। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 15% ऑफ लोकसभा सीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब आगे की ओर देखेंगे कि अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हो आप इसको, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं। इसको अपॉइंट कौन करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं हेड, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कैबिनेट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। इन सब के ही सबसे ज़्यादा सुप्रीम हेड अगर होते हैं जो, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चाहे पूरे बॉक्स के, चाहे इन सर्कल्स में आने वाले कितने ही मिनिस्टर्स हो, उन सब के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो और भी अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हमने यहाँ देखा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो ये पूरा बॉक्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट आती है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, डिप्टी मिनिस्टर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। अब जो कैबिनेट का जो मेन है वो कौन है, तो आप इससे इसके जरिए समझ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये सारी जो मुख्य इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती है वो सारी की सारी कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंतर्गत आती है। ये इसके अंदर ही आती है ग्रीन वाले में। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया हुआ है फिर से, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, जिसको इस सर्कल में भी बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये तो आपने जाना कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो मेन होता है, हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज आती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर 2 टाइप के मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है, और सेकंड है ओनली मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसमें से कि
मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज रखते हैं, उनको किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करना होता है, बल्कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के अंदर आने वाली मिनिस्ट्री के अंदर शामिल किया जाता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है उसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट को शामिल किया जाता है उनको असिस्ट करने के लिए। यानी कि जो भी, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी कैबिनेट के अंदर बैठते हैं, जैसे कि ये हैं, सपोज करो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण को मिल रखी है, वैसे ही स्टेट के अंदर जिसको भी ये मिनिस्ट्री मिली होती है तो वो इनके अंडर में आएगा। ठीक है, तो फिर आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स को भी, कैबिनेट को भी, तो ये इनके अंडर में आते हैं। यानी कि इसको सहायता प्रदान करने के लिए डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट को ही असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट देख सकते हो आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया लिस्ट कौन कौन सी है। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत चौहान, देवीलाल दुआर, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि यहाँ पर जो भी डेप्यूटी मिनिस्टर बने हुए हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि बने हैं वो 7 टाइम्स बने हुए हैं और 11 सालों तक यहाँ पर वो रहे हैं। यानी कि उनका जो टेन्योर रहा है वो 11 सालों तक रहा है। और जो अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा, इफ द पर्सन chosen a prime minister is neither a member of Lok Sabha nor the Rajya Sabha at time of selection, they must become member of the either of the house within 6 months। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है वो ना तो राज्यसभा का मेंबर है और ना ही लोकसभा का मेंबर है, यानी कि एमपी होना जरूरी है। इसलिए उसको 6 महीने तक राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना होगा, एमपी बनना होगा, मेंबर बनना होगा 6 मंथ के लिए, तभी वो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक किसी भी कैंडिडेट को 6 मंथ तक राज्यसभा या लोकसभा का इन दोनों में से किसी का भी मेंबर बनना जरूरी होता है। और आर्टिकल 75 हमें बताता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। यानी कि रिस्पॉन्सिबल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा के लिए। यानी कि जो भी उन्होंने काम करा होता है, जो भी कितने सालों तक काम करते हैं, वो उनको लोकसभा को जवाब देना पड़ता है इसके लिए कि इन्होंने क्या क्या काम करा है। और अगर वो अपना जो भी उन्होंने काम करा है वो बताने में बता देते हैं और लोकसभा के अंदर जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनके काम से खुश होते हैं या नहीं होते हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि वो उनको इस्तीफा देना पड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, तब वो अपने लोकसभा की सीटों में से लोकसभा के मेंबर का वोट कराते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पेश कर देते हैं। तब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है प्राइम मिनिस्टर के साथ ही। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ जो लोकसभा मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करा दे और उनके खिलाफ वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दे, उसके तहत पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन देना पड़ेगा। फिर आता है 91st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें बताया गया है कि आपने सोचा होगा कि इसमें कितने मेंबर हैं, इसमें कितने मेंबर हैं, तो ये सिर्फ इस पे डिपेंड करता है 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि 15% से ज़्यादा जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं उसके 15% मेंबर को ही इनका वो मिनिस्टर्स बनते हैं।
चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के हों, चाहे वो मिनिस्ट्रीज ऑफ स्टेट्स के हों। तो किसके तहत बनते हैं वो? लोकसभा के जितने मेंबर हैं वो उसके 15% ही होने चाहिए। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? 91st अमेंडमेंट एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो कि 2003 में आया था। क्लॉज 1A आर्टिकल 164, जो कि कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि लोकसभा के जितने भी हैं मेंबर, उसके 15% से ज़्यादा मेंबर नहीं बन सकते हैं, इनके मिनिस्टर्स के, यानी कि मेंबर में नहीं आ सकते हैं। फिर आती है बात द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। इनमें डिफरेंस यहाँ देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो के बारे में आर्टिकल 74 बताता है, जैसे मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर बनता है 75 में। 74 और 75 आर्टिकल को मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनती है। और जब 44 अमेंडमेंट नहीं आया था उस समय कैबिनेट का जो वर्ड है मेंशन नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये जो 44 अमेंडमेंट में ही कैबिनेट का वर्णन किया गया है। यानी कि अगर आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74, 75 में पढ़ते हैं, और कैबिनेट के बारे में अगर पढ़ते हैं तो 44 अमेंडमेंट में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ज़्यादा सुप्रीम देखी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, जबकि कैबिनेट के अंदर सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या आता है? मिनिस्टर्स आते हैं कैबिनेट के, पर देखो कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आते हैं, पर जो कैबिनेट है उसके अंदर सीनियर मिनिस्टर्स ही आते हैं। और कैबिनेट के अंदर 15 to 30 मेंबर्स होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 70+ मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो इसको पूरे को मिला के बनती है, तो इसके अंदर 70+ मेंबर्स होंगे। और सिर्फ ओनली एक ग्रीन कलर की जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो सिर्फ कैबिनेट को बनाती है, जिसमें 20 to 25 + 30 भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं। और इन सब में ही, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, चाहे वो कैबिनेट हो, इन सब में सबके हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट जब वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जाते हैं तो वो इसके हेड हो जाते हैं, और कैबिनेट में जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो वो इसके हेड हो जाते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जो कैबिनेट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से ज़्यादा पावर रखती है, क्योंकि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इंक्लूड हो रखी है। इसलिए जो भी मिनिस्ट्रीज के अंदर है वो उसको ज़्यादा पावरफुल बनाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। यानी कि इस पूरे के पूरे से जो भी पावरफुल है वो सिर्फ कैबिनेट है, ग्रीन कलर की जो आपको दिखाई दे रही है वो पावरफुल है देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हॉल रेयरली मीट्स। इनकी तो जो मीट्स होती है, जो भी होते हैं वो मीट्स होती है वो कम होती है, बल्कि कैबिनेट की फ्रिक्वेंटली पॉसिबल है इनकी मीटिंग होती रहे। इट इज़ द कैबिनेट दैट डिटरमाइंस द पॉलिसी एंड द प्रोग्राम। कैबिनेट ही पॉलिसीज और प्रोग्राम को बनाती है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द नॉट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसीज या कोई प्रोग्राम को नहीं बनाती है, जबकि कैबिनेट बनाती है। इसलिए कैबिनेट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। कैबिनेट इज एन इनर बॉडी विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो कैबिनेट है वो इनर बॉडी है किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। It acts in the name of the council of minister and exercise all power on its behalf। और जो भी कैबिनेट काम करती है वो नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ही करती है, एक्सरसाइज करती है पावर को। ये सब कैबिनेट ही करती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर। तो आपने पढ़ा है डिफरेंसेस क्या हैं इसके।
अब पावर क्या है, फंक्शन ऑफ द कैबिनेट, पावर्स हो या फंक्शंस क्या है कैबिनेट के, तो कैबिनेट डिटरमाइंस फॉर्मुलेट द इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जैसा कि अभी आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज को बनाती है कैबिनेट। इट टेक्स ऑल मेजर डिसीजन रिगार्डिंग डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, जैसा कि ऊपर आपको दिखाया था मैंने कि मेजर डिसीजन लेती है डिफेंस सिक्योरिटी के। इट हैज़ ऑल्सो टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज और टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल, और जितने भी पॉलिसीज होती है वो बनाती है कैबिनेट ताकि वो प्रोवाइड कर सके बेटर लिविंग कंडीशन ऑफ द पीपल के लिए। कैबिनेट हैज़ कंट्रोल ओवर नेशनल फिनांस, यानी कि नेशनल फाइनेंस के अंदर भी इनका कंट्रोल होता है। द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज फॉर रेजिंग नेसेसरी रेवेन्यूज। तो कैबिनेट जो है पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट के। इट इज़ द कैबिनेट दैट प्रिपेयर द टेक्स्ट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, कैबिनेट प्रिपेयर करती है टेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए जो कि एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को। द कैबिनेट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इशुएंस ऑफ ऑर्डिनेंस, जो कैबिनेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इशू करने के लिए ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा। व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आर convened by the president on the advice of the cabinet convened through the prime minister। जो भी सेशन होता है पार्लियामेंट का कन्वे होता है प्रेसिडेंट से, जो कि एडवाइस लेते हैं कैबिनेट से थ्रू प्राइम मिनिस्टर से। द कैबिनेट प्रिपेयर द एजेंडा फॉर द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, जो कैबिनेट होती है प्रिपेयर करती है एजेंडा पार्लियामेंट के सेशन का। तो कैबिनेट क्या करती है, प्रिपेयर करती है एजेंडा पार्लियामेंट के सेशन का। एक वर्ड सामने और आता है किचन कैबिनेट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडिंग वर्ड नहीं है, इसको मीडिया द्वारा दिया गया है। और इसके अंदर इंटरनल फॉर्मल मीटिंग होती है मेन मुद्दों के लिए, मेन डिस्कशन जो होती है। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपने कोई फॉर इन्फ्लुएंशियल कलीग्स होते हैं, यानी कि दोस्त जो भी आपस में बात करते हैं, फैमिली के मेंबर भी हो सकते हैं इसके अंदर, जो कि मेन मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, उसको ही किचन कैबिनेट का नाम दिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।